वेलकम टू ए चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप लोग को मैं बताया था कि अभी जो चैनल पर चल रहा है दोस्तों, आपका आने वाला जो भी टीआरई एग्जाम का है दोस्तों, उसका प्रिपरेशन चल रहा है, जिसमें कि आपका जो भी आपका एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक है, हम उसका आपको समरी करा रहे थे। ठीक है, तो आज ये जो वीडियो होने वाली है, इसमें आपका क्लास 8 का समरी होने वाली है, जिसमें कि अगर क्लास 8 एससीईआरटी का बुक जब पढ़िएगा बिहार का, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 14 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक, तो इसको हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे। पहले मैं पार्ट में आपको 1 से लेकर 4-5 चैप्टर तक पढ़ा दूंगा, उसके बाद सो ऑन आगे चलता रहेगा। इससे पहले चैनल पर आपका 6 क्लास का हिस्ट्री, 7 क्लास का हिस्ट्री और 9 क्लास का हिस्ट्री और 10 क्लास का हिस्ट्री ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये सारा का सारा आपका प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है। अगर कि आपको इसमें से कोई भी वीडियो देखना हो कोई भी क्लास का, तो प्लेलिस्ट में जाकर आपको देख सकते हैं। ये आज 8 क्लास का ये खत्म हो जाने के बाद आपको 6 to 10 टोटल का टोटल दोस्तों चैनल पे आपका यहाँ पे ये सारा कुछ का समरी मिल जाएगा, तो जाकर वहां से आप देख सकते हैं। इसको बनाने में मैंने दोस्तों बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको टाइम बचाने के लिए जो भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम के नजरिए से, केवल वही पॉइंट मैंने इसको यहाँ पे इसमें ऐड किए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर एक क्लास 8 का पहला नंबर चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका नाम है कब, कहां और कैसे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है इस चैप्टर में, स्पेन के प्रसिद्ध नाविक जो थे कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। याद रखिएगा। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक लिखा था। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है आपसे कि ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक किसने लिखा था, तो 1817 ईस्वी में जेम्स मिल के द्वारा ये लिखा गया था। आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि भारत में कैमरे का इस्तेमाल 1850 ईस्वी के दौरान में शुरू हुआ था, जो कि आपके किताबे में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो जैसे ही अगर के नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, यहाँ पे आपका दिया गया है कि बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर भी बोलते हैं, पहले एवं अंतिम मुगल शासक था जिसका कैमरे से फोटो लिया गया है। इससे पहले 1850 से, जैसे हमें बताया अभी, इससे पहले किसी भी मतलब शासक का आपका कैमरे से फोटो नहीं मिलेगा आपको। उसको मतलब हैंड से, उस समय जो कलाकार होते थे, आर्टिस्ट होते थे, वो खुद के हाथों के द्वारा बनाया गया था। लेकिन ये जो बहादुर शाह जफर था, ये पहला और अंतिम मुगल शासक था जिसका कैमरा से फोटो लिया गया था। तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी लोग आने वाले शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 और 9 to 10 के लिए, उनके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन किट लेकर आ गया हूं, जो कि आपका एग्जाम को क्रैक कराने का साहस रखता है। इसमें इस कंटेंट को बनाने से पहले मैंने बहुत ही रिसर्च किए हैं। जो पिछले आपका एग्जाम हुआ है, बीपीएससी का जो भी एग्जाम हुआ है, उसी के आधारित पर मैंने ये बनाए हैं। जैसे कि इसमें क्या कुछ रहने वाले ये सिलेक्शन किट में, तो आपका जो भी है बिहार एससीईआरटी बुक और एनसीईआरटी बुक दोनों का मिक्स में मैंने क्लास 6 to 10 का यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपका समरी रेडी कर दिया गया है। जो आप यहाँ पे ये जो समरी देख रहे हैं, इसी का एक हिस्सा है। तो आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बार बार यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसको प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। अगला इस कंटेंट में आपको मिलने वाला है कि बीपीएससी में जो भी आज तक परीक्षा हुए हैं, उसका जितने भी क्वेश्चन है, लगभग सारे सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट में 500 प्लस क्वेश्चन होंगे। ये मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा कि आप प्रैक्टिस करके एक अच्छा सा पे स्कोर बना सकते हैं। साथ में ही 1000 प्लस जो कि आपका टीआरई एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसके भी हम एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको एक प्रैक्टिस करने के बाद वहां पे अच्छे से एनालिसिस मिल सकता है। उसके बाद मैथ जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, उसका मैथ का सोल्यूशन दे देंगे। और एग्जाम से पहले जो कि 500 मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर है दोस्तों, करंट अफेयर का मैं सीट देता हूं, जैसे कि टीआरई 1 में भी दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, मतलब मैक्सिमम सवाल इसमें से ही देखने को मिल जाता है। तो जो भी लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनको ये परचेज करना चाहिए, तो दिए गए नंबर पे, यहाँ पे जहाँ पे नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे इस पे हमको
को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करने के बाद मात्र आप इतना पे करके 299 रुपए ये सारा आप दोस्तों सिलेक्शन किट यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन साबित होगा आपके आने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए होगा दिए गए नंबर पे हमको यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर में, अगला कंटेंट देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। ठीक है, कब बंगाल से अलग हुआ बिहार एवं उड़ीसा। आपको याद होना चाहिए जब बंगाल से अलग हुआ था बिहार और उड़ीसा, तो ये दोनों एक में है। बिहार उड़ीसा मतलब जो नाम ले रहे हैं वो वर्तमान के परिदृश्य से नाम ले रहे हैं, बंगाल और उड़ीसा। और उसी के बाद में 1936 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। ठीक है, तो सवाल देखिए, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 1912 में क्या हुआ था और 1936 में क्या हुआ था। तो याद रखना चाहिए, बंगाल जो था बिहार से अलग हुआ था यहाँ पे 1912 ईस्वी में। जब बिहार से अलग मतलब बिहार के साथ में उस समय उड़ीसा भी था। और 1936 में क्या हुआ था, फिर से इसका विभाजन होता है और बिहार और आपका उड़ीसा दो यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे स्टेट बन के बाहर आता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। और उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे अगर के देखिएगा तो 1936 ईस्वी में, ठीक 1936 ईस्वी में क्या हुआ था कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। यहाँ पे 3 विभाजन देखने को मिलते हैं, 1912 में, 1936 में और यहाँ पे 2000 ईस्वी में। 1912 में बंगाल अलग हुआ है, 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग हुआ है और 2000 में बिहार और झारखंड का बंटवारा यहाँ पे हो जाता है। तो ये चीज भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2। तो देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या कुछ आपका दिया गया है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में कि पुर्तगाल नाविक वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में यूरोप होकर अफ्रीका का चक्कर लगाता हुआ केप ऑफ गुड होप के मार्ग से कालीकट केरल पहुंचा। ठीक है, देखिए यहाँ से 3-4 सवाल आपसे पूछा जाता है सवाल कि भारत आने वाला पुर्तगाली नाविक कौन था, तो वो था वास्को डिगामा था। ठीक है, भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था। और कहाँ पे आया था, तो केरल के कालीकट में आया था। किस रास्ते से होते हुए आया था ये, तो केप ऑफ गुड होप से आया था ये, अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए। और यहाँ पे पूछा जाता है कि उस समय जो यहाँ पे कालीकट था, कालीकट का स्थानीय राजा कौन था, तो याद रखिएगा जो इसका स्थानीय राजा था वो जमोरिन था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आगे पॉइंट जैसे ही आते हैं तो आगे अगला पॉइंट में यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। कब, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की बात हो रहा है। वहां का जो भी मतलब पूंजीपति लोग थे सारे लोग मिल के वहां का ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना करते हैं, जो कि बाद में भारत में बिजनेस करने के पर्पज से आती है। महारानी एलिजाबेथ ने केवल इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देश भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था। महारानी जो एलिजाबेथ थी, वहां की महारानी जो थी, उन्होंने मात्र जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी बना हुआ था यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, यही कंपनी को वे 15 साल के लिए यहाँ पे भारत के साथ में बिजनेस करने का वो आज्ञा दिए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा चीज कितने लिए, स्टार्टिंग में 15 साल के लिए। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत के दक्षिण पूर्व तट पर पांडिचेरी में था। ठीक है, सबसे पहला पूछा जाता है आपसे कि फ्रांसीसियों का कहां पर कार्यालय था भारत में, तो पांडिचेरी में। इसीलिए अगर के वर्तमान परिदृश्य में भी पांडिचेरी में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे कल्चर फ्रेंच कल्चर से मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। कभी भी टाइम मिले, अगर कि आपका टीआरई में नौकरी हो जाता है तो जाइए कभी पांडिचेरी घूमिए, बहुत मस्त जगह है, मैंने ऑलरेडी गया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जैसे ही यहाँ पे आइएगा तो दिया गया है आपके कि अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र जो था फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था। ठीक है, ये पता होना चाहिए। 1750 ईस्वी के आसपास कर्नाटक में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें फ्रांसीसी एवं अंग्रेज आमने सामने आए तथा अंग्रेज कर्नाटक में अपना नवाब बनाने में सफल रही। तो यहाँ पे 1750 ईस्वी में कर्नाटक का जो युद्ध होता है, किसमें पूछा जाता है आपसे, कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी
फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज यहाँ पे जीत जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट अगर के आइएगा तो अगला पॉइंट में आपका दिया गया है यहाँ पे, बंगाल में पहले कांग्रेस फैक्ट्री 1751 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे बनाए हुए थे। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी यहाँ पे याद रखिएगा, अंग्रेजों का फैक्ट्री यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट है यहाँ पे कि गोविंदपुर सुल्तानी और ये कांग्रेस, कुछ दोस्तों यहाँ पे मतलब टाइपिंग में एरर नजर आ रहा है हमको, क्योंकि जो बंगाल में यहाँ पे दिया गया है करके अंग्रेज यहाँ पे होता तो अंग्रेजों ने तो फैक्ट्री अपना सबसे पहले वो 17 ईस्वी में 1617 ईस्वी में ही ओपन कर दिए थे। तो ये बंगाल में पहले कांग्रेस फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी किनारे हुई, ये आप यहाँ पे स्टार लगा दीजिएगा, बाकी इसको हम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे क्या चीज वहां पे सही है। अगला पॉइंट देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है गोविंदपुर सुल्तानती और कई कथा, यह तीनों गांव मिलकर कोलकाता कहलाएं। ठीक है, जो गोविंदपुर है, सुल्तानती है और एक यहाँ पे एक और कोई जगह है, ये तीनों मिलकर यहाँ पे कोलकाता ये कहलाए। पहले कोलकाता नहीं थे, ये जो 3 जगह से मिलकर यहाँ पे कोलकाता बना हुआ है। अगला पॉइंट है कि मुगल सम्राट फर्रुखियर ने अंग्रेजों को 1717 ईस्वी में बिना कर दिए व्यापार करने की अनुमति दी। देखिए कितना गधा आदमी है ये जो था पहले तो कोई भी, देखिए हम सपोज करते हैं अगर कि आपके इलाके में, अगर के आपके जगह पे कोई अगर के बाहरी व्यक्ति आता है बिजनेस करने के लिए, तो वहां आज भी अगर मान चले सब्जी मंडी जहां पे है, अगर वहां पे लोग सब्जी बेचता है तो वो भी टैक्स देता है लोग 10 रुपए 15 रुपए। लेकिन ये देखिए ये मुगलियान जी थे, ये बिना मतलब टैक्स के ही व्यापार कह दिए कि जाओ करो बिजनेस, पैसा कमाओ अपना जाओ। तो ऐसा ये कैसा किया ये जाने। तो ये चीज याद रखिएगा, किसके बारे में बात हो, जो बिना व्यापार थी के करके दिए अनुमति दिया, वो दिया था फर्रुखियर था 1717 ईस्वी में, तो ये भूलिएगा नहीं। अगला पॉइंट अगर के यहाँ पे आइएगा, अगला पॉइंट जैसे कि देख सकते हैं, जून 1757 में मुर्शिदाबाद के पास प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला मारा गया। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये आता है कि अंग्रेजों का भारत में मतलब किस युद्ध के बाद यहाँ पर वर्चस्व बढ़ा, तो याद रखिएगा वो है प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई के बाद ये ऐसा लड़ाई था जहां पे अंग्रेजों ने भारत पर धीरे धीरे अपना कब्जा बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और सिराजुद्दौला मारा गया और मिर्जापुर बंगाल के मीर जाफर यहाँ पे है दोस्तों, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। इस लड़ाई के साथ ही भारत में कंपनी की सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। ठीक है, और जो इसका नेतृत्व कर रहा था ये आपका जैसे बताएं प्लासी की लड़ाई का, तो अंग्रेज जो अधिकारी पूछा जाता है आपसे वो था रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया था वो, ये चीज भी पूछा जाता है। 1764 ईस्वी में बक्सर के लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला, अवध और शाह आलम को हराया। अवध के नवाब जो थे शहादत खां और शाह आलम को हराया बक्सर की लड़ाई में। बक्सर के लड़ाई में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, अवध और शाह आलम के साथ में यहाँ पे हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद जो यहाँ पे निकल कर आता है कि जिस कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिल गई, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ये हार जाता है लड़ाई इन लोगों ने बक्सर की लड़ाई, उसके बाद अंग्रेज के अंडर में यहाँ पे बिहार, बंगाल और उड़ीसा सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आपके किताब में कि सहायक संधि कबूल करने वाला पहला शासक हैदराबाद के निजाम एवं दूसरा अवध के नवाब थे, आपको याद होना चाहिए। अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मालाबार तट से काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। ठीक है, कहां से? मालाबार तट से, जिस पर 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने रोक लगा दिया था। तो ये चीज याद रखिएगा, टीपू सुल्तान के बारे में हो सकता है पूछा जाए। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आता है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान की अंतिम लड़ाई 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हुई, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, और अंग्रेज मैसूर जीतने के बाद वोडियार राजवंश को दे दिया।
ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताएं कि जो उन दोनों के बीच में लड़ाई होता है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टनम में, तो वहां पे टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। 1799 ईस्वी के तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में ये बात हो रहा है, ठीक है। और जो मैसूर जीत जाते हैं अंग्रेज, तो डायरेक्ट वहां पे सत्ता अपने राज नहीं करते हैं, वहां का जो वडियार राजवंश थे उसको दे देते हैं, और वहां पे इनडायरेक्ट रूप से इस पे अपना कब्जा जमाया रहता है। तो देख ले सकते हैं अंग्रेजों का दिमाग क्या था। यहाँ पे देखिएगा अगला पॉइंट में, कंपनी ने पंजाब पर 1849 में अधिकार कर लिया। उस समय वहां के जो शासक थे यानी कि राजा जो थे वहां के रणजीत सिंह थे, याद रखिएगा। 1849 ये पूछा जाता है आप सवाल आपसे, हम जब प्रीवियस ईयर बीपीएससी का कराएंगे तो उसमें बहुत बार ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि पंजाब पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया था, तो याद रखिएगा वो 1849 ईस्वी में किया था ये चीज। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि 1848 से 1856 के बीच अंग्रेजों ने विलय नीति के अंतर्गत सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी को अपने कब्जे में लिया था। ये राज्य हड़प नीति का यहाँ पे बात हो रहा है, यानी कि याद रखिएगा ये चीज को। अगला पॉइंट अगर के यहाँ पे देखिएगा तो अगला यहाँ पे पॉइंट निकल कर आता है आपका कि 1856 तक लगभग संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। कब? 1856 तक। इसी के बाद में 1857 का यहाँ पे लड़ाई होता है और एक तख्ता पलट किया जाता है। अगला पॉइंट नहीं, आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है और स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आपका क्लास 8 SCERT हिस्ट्री का बुक जब पढ़िएगा तो उसका नाम है ग्रामीण जीवन और समाज। ठीक है, भारत की 68% आबादी गांव में रहती है अभी भी। तो अगर कि आप पटना में और शहर में रहते हैं, मेट्रो सिटी में, तो आप बहुत लकी आदमी हैं, क्योंकि भारत का अभी भी 68% आबादी गांव में रहती है। अस्थाई बंदोबस्त की जो शुरुआत हुआ था 1793 ईस्वी में हुआ था। रिगार्डो के अनुसार जमींदारों के संपत्ति पर भी कर लगाना चाहिए। उनकी प्रसिद्ध किताब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो था यहाँ पे बुक था, उसको 1821 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। जब आप बुक पढ़िएगा तो वहाँ पे 2 तरह का व्यवस्था के बारे में दिया गया है। एक अस्थाई बंदोबस्त के बारे में दिया गया है, एक रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में वहां पे दिया गया है। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और एक और महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में वहां पे दिया गया है। तो अगर कि ये तीनों चीज को मैं बताने लगूं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा और हमको टू द पॉइंट केवल पढ़ना है। तो आप बस यही यहाँ पे याद रखिएगा। तो जो ये जमींदारों पर की संपत्ति पर कर लगाने की बात हो रहा है, यानी कि महलवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था में ऐसा रिगार्डो के अनुसार ये बोला गया था चीज। तो ये जो बात बोला था वो अपने बुक्स के द्वारा बोला गया था। कौन सा बुक था ये याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो था रिगार्डो के द्वारा लिखा गया था, जो 1821 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये चीज भूलिएगा नहीं आप लोग। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में कंपनी सीधे किसानों से कर वसूलने लगी और कर उपज के आधार पर तय हुआ, जो कि 30 वर्षों के लिए था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये चीज बोला गया। महाल पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में बड़े गांव या कुछ छोटे गांव के समूह को कहा गया महालवाड़ी। ठीक है, महाल जो बोलते हैं यहाँ पे। महालवाड़ी व्यवस्था में कर बचत का 50% था, जो कि 30 वर्षों के लिए यह चीज लागू किया गया। भारत के 19% भाग पर अस्थाई बंदोबस्त, 29% भाग पर महलवाड़ी व्यवस्था तथा 52% भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। आप लोग याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा बड़ा भूभाग पर जो मतलब यहाँ पे बंदोबस्त लगाया गया था वो लगाया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये चीज याद रखिएगा। अगला पॉइंट अगर के आप आते हैं तो अगला पॉइंट यहाँ पे आपका दिया गया है कि 1875 ईस्वी में दक्कन विद्रोह पुणे और अहमदनगर जिले में महाजन पदों के विरोध में हुआ था। ठीक है, नील दर्पण के जो लेखक थे वो दीनबंधु मित्र थे। अगला पॉइंट यहाँ पे निकल कर आपका आता है। अगला पॉइंट क्या है कि यह बुक जो दीनबंधु मित्र का बुक अभी नील दर्पण के बारे में बताया, 1860 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बिना लेखक के नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये जो बुक के नाम बताएं अभी हम, नील दर्पण, ये स्टार्टिंग में जो प्रकाशित हुआ था ये बिना नाम का प्रकाशित हो गया था, क्योंकि इसमें नील के बारे में बताया गया था। तो उस समय डरते थे लोग, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासक था, इसीलिए वो बिना नाम का प्रकाशित हो गया 1860 ईस्वी में।
ठीक है। उसके बाद में इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया मधुसूदन दत्त के द्वारा, याद रखिएगा ये चीज भी। यहाँ पे ये चैप्टर आपका समाप्त होता है और इस चैप्टर में देख लेते हैं आपका क्या कुछ मतलब एमसीक्यू, जिसे चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो लास्ट में जो होता है तो वहां पे ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं दिया रहता है, तो वही ये एमसीक्यूज के हटाकर मैं यहाँ पे वन लाइनर बना दिया हूं। तो देख लेते हैं क्या सवाल आपका दिया गया है। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था थी? तो बिहार में जो था अस्थाई बंदोबस्त था। अंग्रेजों के आने से पहले जमीन का मालिक कौन होता था? तो वो किसान होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया? वो माना गया किसानों को माना गया, ये चीज याद रखिएगा। अगला यहाँ पे निकल कर आता है आपका कि अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वो अपनी आय को बढ़ाना था, यानी कि जो भी मतलब अंग्रेज वहां पे थे अपने इनकम को बढ़ाने का मतलब सोच रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट था आपके बुक्स में दिए हुए मैं यहाँ पे सबका सब इंक्लूड कर दिया गया। इसके बाद अगर क्या आप बुक भी पढ़िएगा तो इससे ज्यादा आपका वहां पे पॉइंट बनेगा ही नहीं, इसीलिए जो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट था मैं यहीं पे लिख दिया हूं, तो ज्यादा जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी। चैप्टर नंबर 4 जब आप आते हैं तो उसका नाम है उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। उपनिवेशवाद मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्ट रूप से किसी चीज को अपने अधिग्रहण में लेना, समझिए कि उपनिवेशवाद है। तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या को हल करने के लिए अंग्रेजों ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की तथा 1865 में वन अधिनियम बनाया। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि वन विभाग की स्थापना पहली बार कब हुआ था? 1864 ईस्वी में, और वन अधिनियम 1865 ईस्वी में लाया गया। ठीक है। 1878 में अंग्रेजों ने बड़े जंगलों को आरक्षित जंगल घोषित कर दिया, उसे अपने नियंत्रण में ले लिया, और ये जो आरक्षित जंगल का क्षेत्र है वो आज भी वर्तमान परिदृश्य में भी ये चीज चलता है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है उसके अंदर आप हरे पेड़ पौधों को वहां पे कटाई नहीं कर सकते हैं। अगर कि आप ऐसे करते हुए पकड़ा जाते हैं तो वहां पे आपसे बहुत ज्यादा जुर्माना लिया जाता है और यहाँ तक कि जेल में भी भेजा जा सकता है। अगला पॉइंट अगर के यहाँ पे आइएगा तो दिया गया इस चैप्टर में कि भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है भील जनजाति है। ये VVI है, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। जो उड़ीसा का कंध जनजाति है का विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। तो पूछा जाएगा आपको कि कंध जो विद्रोह हुआ था, उड़ीसा में जनजाति विद्रोह था, वो किसके विरोध था? तो आप वहां पे अंग्रेज मत मार दीजिएगा। अगर अंग्रेज मार दीजिएगा तो आपका एक नंबर गया। वो जो था इनका जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो वहां के जो जमींदार थे और साहूकार थे लोकल, उनके विरुद्ध में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इस चैप्टर का कि बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था 15 नवंबर 1874 को छोटा नागपुर प्रमंडल के उलिहातू गांव के निकट चलकद में हुआ था। उनके पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम था कदमी, याद रखिएगा ये चीज को। आदिवासी किसानों को सुरक्षा देने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी में बनाया गया। काश्तकारी अधिनियम के बारे में पूछा जाता है कब लागू किया गया, तो वो लागू किया गया 1908 ईस्वी में आदिवासी किसानों को सुरक्षा देने के लिए। ठीक, अगला पॉइंट यहाँ पे है आपका कि जादो नांग नामक रांगमोई जनजाति नेता के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में जनजातीय आंदोलन की शुरुआत हुई। तो बस इतना आप लोग याद रख सकते हैं कि जनजातीय आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। जेमेई, लियांगमेई और रांगमोई 3 नागा जनजाति मिलकर मणिपुर में जोलिया राज आंदोलन की शुरुआत किया था। तो ये 3 चीज आप लोग याद रखिएगा। जोलिया राज आंदोलन कहाँ पे हुआ? तो मणिपुर में हुआ था। कौन कौन लोग थे इसमें? तो थे जेमेई, लियांगमेई और रांगमोई, ये 3 नागा जनजाति थे। नागा जनजाति मतलब ये नागालैंड के अभी वर्तमान में देखिएगा तो, जो कि मणिपुर में ये आपका यहाँ पे आंदोलन किया था, जोलिया राज आंदोलन। ठीक, अगला पॉइंट है यहाँ पे कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना किया गया, ये चीज पता होना चाहिए आपको। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 7 समाप्त होता है और देख लेते हैं आपका कि यहाँ पे आपका इस चैप्टर में क्या कुछ MCQ 2-3 दिया गया है जो कि इंपोर्टेंट थे। दीकू किसे कहते हैं? उसको गैर आदिवासी को दीकू बोलते हैं। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? वो थे छोटा नागपुर के निवासी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि चैप्टर नंबर 4 तक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो आएगा वीडियो वो 5 से लेकर 10 तक आएगा, और उसके बाद एक और वीडियो में 10 से लेकर हम 14-15 जो भी बचेगा मैं वहां पे करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक दोस्तों जरूर से जरूर फैलाया करें और ज्यादा से ज्यादा वहां पे शेयर किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।